विज्ञान एवं रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम विज्ञान क्या है, रसायन क्या है, यानी साइंस और केमिस्ट्री, ये दोनों क्या हैं, ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है, इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे और फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि विज्ञान है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के सेंशिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया के ज्ञान और समझ की खोज और अनुप्रयोग है, जो साक्ष्य पर आधारित एक व्यवस्थित पद्धति का पालन करता है। वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित शामिल हैं: वस्तुनिष्ठ अवलोकन, माप, डेटा। संभवतः हालांकि जरूरी नहीं कि गणित को एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाए। और साक्ष्य। The word science is derived from the Latin word scientia, which means knowledge. Therefore, orderly, well organized, and systematic knowledge of any fact is called science. Science is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and social world following a systematic methodology based on evidence. Scientific methodology includes the following: objective observation, measurement, data, possibly although not as necessarily using mathematics as a tool, and evidence. विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जंतुओं अर्थात मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जिसके अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। नंबर 3, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा भूगर्भ विज्ञान कहलाती है। नंबर 5, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम केमी शब्द से हुई थी। किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों को बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र, अरब देशों में हुआ। लेवोशिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। Science is classified into the following branches. Number 1, biology, the branch of science that deals with the study of animals and plants is called
biology. Biology is again divided into two categories. Number one, zoology, under which animals, that is, humans and animals, are studied. Number two, botany, under which plants, that is, trees and plants, are studied. Number two, physics, the branch of science that studies various forms of energy, the effect of energy on matter, and the relationship between matter and energy is called physics. Astronomy. Under this branch of science, the stars are studied. Number four, geology, the branch of science that studies the structure of the earth, mountains, rocks, rivers, etc., is called geology. Number five, chemistry. The word chemistry originated from the ancient Egyptian name chemi, the branch of science that studies the structure, composition, properties, methods of making a substance, and the effect of various energies, heat, light, etc., on them, is called chemistry. Knowledge of chemistry was first obtained in Egypt, Arab countries. Lavoisier is called the father of modern chemistry. रसायन विज्ञान को मोटे तौर पर 5 मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है। कार्बनिक, अकार्बनिक, विश्लेषणात्मक, भौतिक और जैव रसायन। प्रत्येक शाखा पदार्थ और उसके परिवर्तनों के एक विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है। कार्बनिक रसायन विज्ञान कार्बन युक्त यौगिकों से संबंधित है। अकार्बनिक रसायन विज्ञान उन यौगिकों का अध्ययन करता है जो कार्बनिक नहीं है, जिनमें धातु और खनिज शामिल हैं। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान पदार्थ की पहचान और मात्रा निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। भौतिक रसायन विज्ञान आणविक स्तर पर पदार्थ और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के गुणों की जांच करता है। जैव रसायन विज्ञान जीवित जीवों के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ प्रत्येक शाखा पर अधिक विस्तृत जानकारी दी गई है। तो नंबर 1, कार्बनिक रसायन, कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन जिसमें उनकी संरचना, गुण और प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। उदाहरण, पेट्रोलियम उत्पाद, ईंधन, प्लास्टिक, जैव अणु, दवाएं और कार्बन हाइड्रोजन बंध वाले अन्य यौगिक। नंबर 2, अकार्बनिक रसायन विज्ञान उन यौगिकों का अध्ययन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है, जिसमें धातु, खनिज और आयनिक यौगिक शामिल हैं। उदाहरणतः लवण, धातु, ऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोजन बंधन रहित अन्य यौगिक। नंबर 3, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान पदार्थ की संरचना और गुणों का अध्ययन जिसमें विश्लेषण के लिए उपकरणों और तकनीकों का विकास शामिल है। उदाहरणतः स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी और पदार्थों की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य विश्लेषणात्मक तकनीकें। भौतिक रसायन विज्ञान परमाणु और आणविक स्तर पर पदार्थ के व्यवहार का अध्ययन जिसमें ऊष्मागतिकी, गतिकी और क्वांटम यांत्रिकी शामिल है। उदाहरणतः प्रतिक्रिया दर, संतुलन और अणुओं के गुण। जैव रसायन जीवित जीवों के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन जिसमें चयापचय, आनुवांशिकी और जैव अणुओं की संरचना शामिल है। उदाहरणतः डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम और चयापचय मार्ग। Chemistry is broadly divided into 5 main branches: organic, inorganic, analytical, physical, and biochemistry. Each branch focuses on a specific aspect of matter and its transformations.
Organic chemistry deals with carbon containing compounds. In organic chemistry studies, compounds that are not organic, including metals and minerals. Analytical chemistry focuses on identifying and quantifying matter. Physical chemistry investigates the properties of matter and chemical reactions at a molecular level. Biochemistry studies the chemical processes within living organisms. Here is a more detailed look at each branch. Organic chemistry, the study of carbon containing compounds, including their structure, composition, properties, and reactions, for example, petroleum products, fuel plastics, biomolecules, drugs, and other compounds with carbon-hydrogen bonds. Inorganic chemistry, the study of compounds that don't contain a carbon-hydrogen bond, including metals, minerals, and ionic compounds. Examples: salts, metal oxides, and other compounds without carbon-hydrogen bond. Analytical chemistry, the study of the composition, structure, and properties of matter, including the development of tools and techniques for analysis. Examples: spectroscopy, chromatography, and other analytical techniques used to identify and quantify substances. Physical chemistry, the study of the behavior of matter at an atomic and molecular level, including thermodynamics, kinematics, and quantum mechanics. Examples: reaction rates, equilibrium, and the properties of molecules. Number 5, biochemistry, the study of chemical processes within living organisms, including metabolism, genetics, and the structure of biomolecules. Examples: DNA, RNA, proteins, enzymes, and metabolic pathways. रसायन विज्ञान की वैसे 5 मुख्य शाखाएं हैं जिन्हें आमतौर पे सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी शाखाएं हैं जिनको सभी लोग नहीं जानते। उनमें से भी जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में मैं यहाँ बताऊंगा, क्योंकि सारे ही लिस्ट करना और सबको बताना उतना आसान नहीं है। तो जो बाकी बची हैं उनमें से जो मुख्य मुख्य हैं वो यहाँ पे मैंने ली है। तो नंबर 6, औषधि रसायन विज्ञान। सोक्रेटिक द्वारा बताए गए अनुसार दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के डिजाइन, संश्लेषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण: किसी विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए एक नई दवा विकसित करना। तो ये औषधि रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। पर्यावरण रसायन विज्ञान पर्यावरण के रसायन विज्ञान का अध्ययन करता है, जिसमें प्रदूषण, जैव रासायनिक चक्र और पर्यावरण में रसायनों का भाग शामिल है। उदाहरण: पानी की गुणवत्ता पर औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावों की जांच करना। पॉलीमर रसायन विज्ञान सोक्रेटिक के अनुसार पॉलीमर नामक बड़े अणुओं के रसायन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उनके संश्लेषण, संरचना और गुण शामिल हैं। उदाहरण: नए प्लास्टिक और रेजिन विकसित करना। नवा औद्योगिक रसायन विज्ञान रसायनों, ईंधनों और सामग्रियों सहित औद्योगिक उत्पादों के विकास और उत्पादन के लिए रासायनिक सिद्धांतों और ज्ञान को लागू करता है। उदाहरण: रासायनिक उत्पाद के निर्माण के लिए एक नई प्रक्रिया को डिजाइन करना। नंबर 10, परमाणु रसायन विज्ञान रेडियोधर्मी पदार्थों के गुणों और प्रतिक्रियाओं और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा और चिकित्सा शामिल है। उदाहरण: रोगों के निदान और उपचार के लिए रेडियोधर्मी ट्रेसर का उपयोग करना। नंबर 11, सैद्धांतिक रसायन विज्ञान
आणविक संरचना, बंधन और प्रतिक्रियाशीलता सहित रासायनिक घटनाओं को समझने के लिए गणितीय और कंप्यूटेशन विधियों को विकसित और लागू करता है। उदाहरण, नए अणुओं के गुणों की भविष्यवाणी करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करना। रेडियो केमिस्ट्री, रेडियोधर्मिता और इसके अनुप्रयोगों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें डेटिंग तकनीक और चिकित्सा और उद्योग में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग शामिल है। उदाहरण, प्राचीन कलाकृतियों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का उपयोग करना। So far I have discussed the most important branches of chemistry, but there are so many other branches of chemistry which are also important. So all of them cannot be studied in this video. So I am giving some less important branches of chemistry, and those are discussed here. So number 6, medicinal chemistry focuses on the design, synthesis, and development of drugs and pharmaceuticals as explained by Socrates. Example, developing a new drug to treat a specific disease. 7th, environmental chemistry studies the chemistry of the environment, including pollution, geochemical cycles, and the fate of chemicals in the environment. Example, investigating the effects of industrial pollution on water quality. Number 8, polymer chemistry focuses on the chemistry of large molecules called polymers, including their synthesis, structure, and properties according to Socrates. Example, developing new plastics and resins. Number 9, industrial chemistry applies chemical principles and knowledge to the development and production of industrial products, including chemicals, fuels, and materials. For example, designing a new process for manufacturing a chemical product. Number 10, nuclear chemistry studies the properties and reactions of radioactive materials and their applications, including nuclear energy and medicine. For example, using radioactive tracers to diagnose and treat diseases. Number 11, theoretical chemistry develops and applies mathematical and computational methods to understand chemical phenomena, including molecular structure, bonding, and reactivity. For example, using computer simulations to predict the properties of new molecules. Number 12, radiochemistry focuses on the study of radioactivity and its applications, including dating techniques and the use of radioactive isotopes in medicine and industry. For example, using carbon 14 dating to determine the age of ancient artifacts. वैज्ञानिक पद्धति जांच के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, जिसमें आमतौर पर अवलोकन, प्रश्न पूछना, परिकल्पना बनाना, प्रयोग, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना शामिल होता है। यहाँ मुख्य घटकों और उदाहरणों का विवरण दिया गया है। नंबर 1, अवलोकन। अपने आसपास की दुनिया में किसी दिलचस्प या स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाली चीज को पहचानना। उदाहरण, ये देखना कि पानी के स्रोत के पास के पौधे दूर के पौधों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 2, प्रश्न। अवलोकन के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न तैयार करना। उदाहरण, क्या पानी की मात्रा पौधे की वृद्धि को प्रभावित करती है? नंबर 3, परिकल्पना। अवलोकन के लिए एक प्रस्तावित स्पष्टीकरण या परीक्षण योग्य भविष्यवाणी। उदाहरण, यदि पौधों को अधिक बार पानी दिया जाए तो वे तेजी से बढ़ेंगे। प्रयोग, परिकल्पना का समर्थन या खंडन करने वाले डेटा को इकट्ठा करने के लिए एक परीक्षण को डिजाइन और संचालित करना। उदाहरण, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाना, दिए जाने वाले पानी की मात्रा में बदलाव करना
और समय के साथ उनकी वृद्धि को मापना। डेटा विश्लेषण, पैटर्न या रुझानों की पहचान करने के लिए एकत्रित डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करना। उदाहरण, पौधों की ऊंचाई और वजन को मापना और प्रत्येक पानी वाले समूह के लिए औसत वृद्धि की गणना करना। निष्कर्ष, डेटा विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना के बारे में निष्कर्ष निकालना। उदाहरण, यदि अधिक बार पानी दिए जाने वाले पौधे तेजी से बढ़ते हैं तो परिकल्पना का समर्थन किया जाता है, यदि नहीं तो परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण घटक, परिकल्पना परीक्षण, ये निर्धारित करने के लिए सांख्यिकी विधियों का उपयोग करना कि क्या देखे गए परिणाम संयोग या वास्तविक प्रभाव के कारण हैं। सहकर्मी समीक्षा, प्रकाशन से पहले अन्य वैज्ञानिकों द्वारा शोध और निष्कर्षों का गंभीर मूल्यांकन करना। मिथ्याकरण, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने और संभावित रूप से उसे गलत साबित करने की क्षमता, जो वैज्ञानिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। The scientific method is a systematic approach to inquiry, typically involving observation, questioning, forming hypotheses, experimentation, analysis, and drawing conclusions. Here is a breakdown of key components and examples. Number one, observation, recognizing something interesting or needing explanation in the world around you. Example, observing that plants near a water source grow faster than those farther away. Number two, question, formulating a specific question about the observation. Example, does the amount of water affect the plant growth? Number three, hypothesis, a proposed explanation or testable prediction for the observation. Example, plants will grow faster if watered more often. Number four, experiment, designing and conducting a test to gather data that supports or refutes the hypothesis. Example, growing plants under controlled conditions, varying the amount of water provided, and measuring their growth over time. Data analysis, organizing and analyzing the collected data to identify patterns or trends. Example, measuring the height and weight of the plants and calculating the average growth of each watering group. Conclusion, drawing conclusions about the hypothesis based on the data analysis. Example, if plants watered more often grow faster, then the hypothesis is supported. If not, then the hypothesis is rejected. Other important components, hypothesis testing, using statistical methods to determine if the observed results are likely due to chance or a real effect. Peer review, having other scientists critically evaluate the research and conclusions before publication. Falsification, the ability to test a hypothesis and potentially disprove it, which is crucial for scientific progress. रसायन विज्ञान का महत्व, पदार्थ, उसकी संरचना और अंतःक्रियाओं को समझने में इसकी केंद्रीय भूमिका से उपजा है, जो कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान सहित विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये विज्ञान है जो कई अन्य क्षेत्रों के लिए आधार बनाता है, जो इसे हमारी दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ एक अधिक विस्तृत रूप दिया गया है। पदार्थ के निर्माण खंडों को समझना। तत्व, वे मूलभूत पदार्थ जो ब्रह्मांड को बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन O और हाइड्रोजन H। यौगिक, दो या अधिक तत्वों के मिलने से बनने वाले पदार्थ, जैसे पानी जो कि H2O या कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 इनसे मिलकर बनता है। प्रतिक्रियाएं, वे प्रक्रियाएं जहां पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं।
नए पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, जैसे केक पकाना, जहां सामग्री प्रतिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाती है। विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कृषि उर्वरक जैसे यूरिया फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और कीटनाशक कीटों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। चिकित्सा दवाओं का विकास करना, ये समझना कि दवाएं कैसे काम करती हैं और नए उपचार विकसित करना। पर्यावरण विज्ञान प्रदूषण को समझना, स्वच्छ तकनीक विकसित करना और जलवायु परिवर्तन को कम करने के तरीके खोजना। उद्योग रासायनिक उद्योग प्लास्टिक, फाइबर और ईंधन सहित कई प्रकार की सामग्रियों के उत्पादन के लिए रसायन विज्ञान पर निर्भर करता है। रोजमर्रा की जिंदगी खाना पकाने से लेकर सफाई तक कई रोजमर्रा की गतिविधियों में रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे केक पकाना या साबुन का उपयोग करना। रसायन विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान पदार्थ की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी संरचना और गुणों का अध्ययन करना। कार्बनिक रसायन विज्ञान कार्बन युक्त यौगिकों पर ध्यान केंद्रित करना जो जीवन और कई उद्योगों के लिए आवश्यक है। अकार्बनिक रसायन विज्ञान धातुओं और खनिजों सहित कार्बन रहित यौगिकों का अध्ययन करना। भौतिक रसायन विज्ञान रासायनिक प्रतिक्रियाओं और ऊष्म प्रवैगिकी सहित पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंधों की खोज करना। जैव रसायन विज्ञान जीवित जीवों के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जांच करना, जैसे चयापचय और डीएनए। Chemistry's importance stems from its central role in understanding matter, its composition, structure, and interactions, which are crucial for various industries, including agriculture, medicine, and environmental science. Is the science that forms the foundation for many other fields, making it vital for understanding our world. Here is a more detailed look. Understanding the building blocks of matter. Elements, the fundamental substances that make up the universe, like oxygen O and hydrogen H. Compounds, substances formed when two or more elements combine, like water, that is H2O, or carbon dioxide, that is CO2. Reactions, the processes where substances interact, transforming into new substances, such as baking a cake where ingredients react to form a new substance. Essential in various fields. Agriculture. Fertilizers like urea are crucial for crop growth, and pesticides help control pests. Medicine. Developing drugs, understanding how medications work, and developing new treatments. Environmental science, understanding pollution, developing cleaner technologies, and finding ways to mitigate climate change. Industry, the chemical industry relies on chemistry for producing a vast array of materials, including plastics, fibers, and fuels. Everyday life, from cooking to cleaning, many everyday activities involve chemical processes like baking a cake or using soap. Key areas of chemistry. Analytical chemistry, studying the composition, structure, and properties of matter to understand its characteristics. Organic chemistry, focusing on carbon containing compounds essential for life and many industries. Inorganic chemistry, studying compounds that don't contain carbon, including metals and minerals. Physical chemistry,
exploring the relationship between matter and energy, including chemical reactions and thermodynamics. Biochemistry, examining chemical processes within living organisms like metabolism and DNA. तो देखिए, अभी तक जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा, तो उस पे आधारित किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, अब वो मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा और उनके हल क्या हैं वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का शायद इसकी लैंग्वेज से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो तत्वों की खोज हुई है वो एकदम तो नहीं हुई है, वो एक एक करके हुई है। और जाहिर है, पहले कोई हुआ, दूसरा फिर हुआ, फिर तीसरा हुआ, तो इसी तरह से कार्बन का कौन से नंबर पे खोज हुई है, ये मतलब है यहाँ पे। तो वो 17वें नंबर पे कार्बन को खोजा गया था, यानी इसका डी 17वां जो है ये आंसर है। तो ये इस पार्ट पे आधारित दूसरा प्रश्न है। इसमें पूछ रहे हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे, यानी जन्मदाता कौन थे, नाम दिए हैं, इनमें से चुनना है। और ये 2 बार पूछा जा चुका है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में 2009 में और 2006 में पूछा जा चुका है। तो अंग्रेजी में लेवॉइजर उसको प्रोनाउंस किया जाता है और हिंदी वाले उसको लेवोशिए पढ़ते हैं। तो यानी 20 का सही आंसर है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ, यानी सबसे पहले किस देश में रसायन विज्ञान की खोज हुई। तो आजकल लोग सोचेंगे कि शायद अमेरिका या यूएसएसआर यानी रूस ने किया होगा, मगर ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का सबसे पहले जो खोज की है वो इजिप्ट यानी मिस्र, अरब ने की है। तो इसका इंग्लिश नेम इजिप्ट है और हिंदी में उसको मिस्र कहते हैं या उर्दू में मिस्र कहते हैं। तो अरब कंट्रीज जो है उन्हीं का एक हिस्सा है। तो यानी इसका आंसर बी मिस्र अरब है। तो ये चौथा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई, जो कि प्राचीन नाम है, यानी ये किसी का पुराना नाम है। किसका नाम है? ऑप्शन दिया है, चीन का, भारत का, अमेरिका का और मिस्र का। तो वो मिस्र का नाम है। वहीं केमिस्ट्री की खोज हुई है, क्योंकि इनके यहाँ खोज हुई थी और इनका उस वक्त नाम जो है केमी था, जिस वक्त इन्होंने केमिस्ट्री की खोज की थी। तो ये मिस्र का ही पुराना नाम है। तो इसलिए इसका आंसर डी है। तो ये पांचवा प्रश्न है। इसमें पूछ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित हैं, उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा कौन सी शाखा में। अब यहाँ दिया है अकार्बनिक रसायन में। नहीं, इसमें तो वो हम तत्व उनकी बात करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन वाले जो है वो कार्बनिक रसायन में आते हैं। तो ये दोनों तो इनकी बात हो गई। वैश्लेषिक रसायन में इसमें एनालिसिस किया जाता है पूरा, सारी विधियों वगैरह का। लेकिन भौतिक रसायन में जो है, इसमें अभिक्रियाएं किन परिस्थितियों में और किन नियमों का पालन करती हैं, आपने बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह ये सब इसी में पढ़ा है। किसमें? भौतिक रसायन विज्ञान में, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें फिजिकल कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस ही डिस्कस किया जाता है बेसिकली। तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी भौतिक रसायन विज्ञान यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये देखिए छठा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से
कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जहां कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई चीज मिली भी हो, उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो वो देखिए खाली बस ये सी में है। अब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन इसमें ये छठे ग्रुप का तत्व ऑक्सीजन है और इसमें भी छठे ग्रुप का यानी सल्फर है। तो कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन भी होता है, जैसे आपने बेंजीन में देखा है कि उसके कार्बन के साथ सब जगह हाइड्रोजन होता है, सी और एच होता है सब जगह। यहाँ पे भी सी एच होगा, 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 यहाँ पे भी सी एच होगा। तो बेंजीन जो है ये कार्बनिक रसायन की या कार्बनिक यौगिकों का बेस है। इसी पे सारी केमिस्ट्री इसके आसपास घूमती है। तो कार्बनिक यौगिक जो है बेसिकली वही होंगे जहां कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे। तो अब ये है जैसे CS2 या CO2, ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। इनका हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। अब ये तो कोई सवाल ही नहीं, यहाँ पे तो ना कार्बन है ना इसका कोई मतलब है, तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको दो कार्बन वाले डाल दिए, मगर याद रखिए अगर H इसमें नहीं है तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर खाली C यानी CH4 होगा। तो ये 7वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं मानव शरीर में पाए जाने वाले जल यानी पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन बायो से भी रिलेटेड है और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड। अब जाहिर है कि 90 से 100% तो हो नहीं सकता, क्योंकि पानी के अलावा भी बहुत कुछ है हमारे जिस्म में, गोश्त भी है, हड्डियां भी हैं। ठीक है, 95 से 90 भी नहीं हो सकता। ये दोनों क्वेश्चन तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, यानी हो ही नहीं सकते, बिल्कुल गलत है। रहा सवाल 40 से 50, ये भी गलत है, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा होगा कि इंसान के शरीर में 2/3 भाग लगभग, ये छोटे क्लास में ये पढ़ाया जाता था कि लगभग 2/3 भाग पानी होता है। ठीक है, लेकिन अब बड़े क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये अब 2/3 का मतलब क्या होता है? 66%। देखिए ये सबसे क्लोज है। वो जो बचपन में पढ़ा था, अब ये उससे करीब है। यहाँ 65 दिया है, 2/3 क्या हो गया? 66.6 हो गया। तो असली यही है। अब ये वेरी करता है, 100% तो नहीं हो सकता जैसे इन दोनों में दिखाया था। हाँ, 90% तक कुछ लोगों के हो जाता है। तो ज्यादातर ये उन लोगों के होता है जो देखने में बहुत मोटे होते हैं, तो उनके बॉडी में वाटर ज्यादा होता है। तो इसलिए बी जो है ये इसका सही आंसर है, यानी 65% टू 90% ये सही है, यानी बी इसका सही आंसर है। तो ये 8th क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहे हैं चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, यानी किस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की? ये भी आपने बचपन से पढ़ा होगा। ये तो छोटे क्लास में तीसरे चौथे में ही बताया जाता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, टीके लगाए जाती हैं, सब बचपन में छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो उसी पे अब कुछ क्वेश्चन इतने इजी भी पूछ लेते हैं, लेकिन अगर बचपन का पढ़ा आपको याद है तो आप इसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऐसे जरूर आते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। तो एडवर्ड जेनर जो है वो इसके फाउंडर है, यानी चेचक के टीके। तो इसका सही आंसर ए है। तो ये नवा प्रश्न है। इसमें पूछ रहे हैं निम्न में से जर्मनाशी है, यानी जो बैक्टीरिया को खत्म करने वाला है। तो इनमें इन्होंने दिया है क्लोरोबेंजीन, डिटॉल। सी में ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि
डेटॉल से जख्म वगैरह लोग साफ करते हैं, इसीलिए करते हैं कि वो बैक्टीरिया को दूर करता है। क्लोरोबेंजीन का नाम शायद कम लोगों ने सुना हो, लेकिन आपने क्लोरीन का नाम या क्लोरीन की गोलियों के बारे में जरूर सुना होगा। तो पानी में कहते हैं क्लोरीन की गोलियां डाल दो तो पानी साफ हो जाता है। तो बेसिकली क्या है वो भी क्लोरीन जो है वो भी एंटी जर्मनाशी है, यानी बैक्टीरिया को खत्म करने वाला एंटी बैक्टीरियल है। और ये उसी का क्लोरीन और बेंजीन का कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। तो ये भी सही है, लेकिन अब दो सही हैं तो अब दो पे तो निशान नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को न लगा के हम सी पे लगाएंगे, क्योंकि इसमें ए व दो बी दोनों है। तो ऐसे केस में ये गलती मत कीजिएगा कि आप दोनों पे निशान लगा दें, निशान सिर्फ एक पे लगाना होता है। तो सही आंसर सी है, ए व बी दोनों, यानी ये दोनों सही है। इसमें कह रहे हैं अब यहाँ पे लगाएंगे या तो इस पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, इसीलिए मैंने पहले दोनों को लगा के दिखाया। ठीक है, तो ऐसा याद रखना। ऐसे केस में वो ऑप्शन जिसमें दोनों दिए होंगे, अगर आपको दो सही लग रहे हैं तो वो सही होगा। ठीक। तो ये 10वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है। अब ये क्लोरीन, ईथर, ये सफाई के लिए होते हैं। क्लोरोफॉर्म बेहोशी की एक दवा है, बेहोश करने के लिए यूज की जाती है, ऑपरेशन वगैरह में पहले की जाती थी, अब नहीं की जाती। और डीडीटी जो है ये एक सफेद रंग का पाउडर होता है जो कि कीटनाशक है, यानी कीड़े मकोड़ों को मारता है। जैसे दीमक वीमक कहीं लग जाए, वहां पे आप डाल दीजिए तो दीमक मर जाएगी। तो पेड़ पौधों में भी कीड़े लग जाते हैं, नुकसानदेह कीड़े जो हैं, कुछ तो आपका पॉलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जड़ों से नीचे चढ़ते हैं और वो पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उन कीड़ों के लिए डीडीटी का यूज किया जाता है, जड़ों में छिड़क दी जाती है तो कीड़ा फिर ऊपर नहीं चढ़ता है, अगर वहां पहुंचेगा तो मर जाएगा। तो इसलिए डीडीटी इसका सही आंसर है। तो ये 11वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं बीएचसी का पूरा नाम है, और ये भी पॉलिटेक्निक 2005 में आ चुका है। तो बी, एच और सी। बी से बेंजीन होता है, बेंजीन सब में कॉमन है। एच से हेक्सा है, HEXA, हेक्सा का मतलब होता है 6। और क्लोराइड, तो क्लोराइड सी से होता है, तो इसलिए ये शॉर्ट नेम है इसका BHC, यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसका सही आंसर यही है। अब एच से ये भी सब शुरू है, हाइड्रो भी इसी से होता है, हेक्सा भी एच से होता है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, इसका शॉर्ट नेम जो है BHC है। तो ये 12वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं आदर्श गैस व्यवहार है एक, यानी आदर्श गैस यानी आइडियल गैस, उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में कह रहे हैं एक, क्या है। तो जाहिर है कि एक सोच है ये, आइडियल गैस क्या होती है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसको एक एज्यूम कर लिया गया है, दिमाग में मान लिया गया है। न तो वो प्रेक्षण है, न वो प्राकृतिक नियम है, बल्कि वो एक परिकल्पना है, एक सोच है, दिमाग की सोच है कि आइडियल गैस वो होगी जो इन रूल्स को फॉलो करेगी। तो ये एक सोच है साइंटिस्ट की। तो ये न तो प्रेक्षण है, न प्राकृतिक नियम है, और न ये सभी। तो ये सिर्फ परिकल्पना है, यानी हमारे दिमाग की सोच है। तो ये 13वां प्रश्न है। इसमें पूछ रहे हैं प्रदूषित जल को प्रदूषित
जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? तो आपने तो सुना ही होगा, पहले लोग कुएं में भी डालते थे। दो चीजें आमतौर पे इस्तेमाल होती थी, या तो पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन की टेबलेट्स आती थी, वो डाली जाती थी। लाल दवा कहते थे पोटेशियम परमैंगनेट। मगर वो कीड़ों को तो मारती है, लेकिन इंसान के लिए भी अगर जरा सी ज्यादा पड़ जाए नुकसानदेह। तो नॉर्मली जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है क्लोरीन का। क्लोरीन की टेबलेट्स आती हैं जो पानी में डाली जाती हैं, उनका काम होता है पानी को साफ कर देती हैं, गंदगी उसकी दूर कर देती हैं, मैल को काट के अलग कर देती हैं, और फिर उसको आप छान के पानी को यूज कर सकते हैं। तो क्लोरीन की टेबलेट है, यानी क्लोरीन का ही एक कंपाउंड है जो हम यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो देखिए, इस तरह से ये 13 क्वेश्चन ये सैंपल पेपर में थे मेरे पास, जो कि आमतौर पे पूछे जाते हैं इस चैप्टर पे बेस्ड। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और रहा सवाल, अब इसका जो मैंने शुरू किया था ये 16 मार्च को, अब बीच बीच में कुछ गैप्स हो गए, जिसकी वजह से कुछ कम वीडियो में डाल पाया। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रही, कुछ हालात ऐसे रहे कि मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं डाल पाया। और अब हमारे पास सिर्फ एक महीना बचा है। 20 मई से ये कंपटीशन, यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, जिसको बेस मान के मैंने ये वीडियो बनाने शुरू किए थे, वो 20 मई से 28 मई के बीच में होगा। तो अगर तीनों सब्जेक्ट के मैं वीडियो डालता रहूंगा तो किसी का भी पूरा नहीं होगा। तो इस बार थोड़ा सा हम लोग लेट ये शुरू किया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को मैथमेटिक्स में होती है। तो एक सब्जेक्ट पकड़ के उसके पूरे कराए जा सकते हैं चैप्टर। तो मैथ के सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं, मेरे ख्याल से 30 से ऊपर चैप्टर हैं। तो सबसे आइडियल यही रहेगा कि अगर वाकई आपका डेली का एक वीडियो में डालूंगा तो एक सब्जेक्ट का पूरा हो सकता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी तो थोड़ी बहुत बच्चों को याद रह जाती है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो बगैर प्रैक्टिस के याद नहीं होती है। उसमें खाली फार्मूले याद ही करना नहीं है, उनका इस्तेमाल भी है, यानी उनमें हल करके भी देखना होता है। और किस तरह के क्वेश्चन है, वैरायटी सबसे ज्यादा जो है मैथमेटिक्स में है। तो इसलिए अब आगे से मैं मैथमेटिक्स का जो चैप्टर्स हैं वो सारे कवर करूंगा। कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर्स आपके एग्जाम से पहले निपट जाएं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि पर डे का एक चैप्टर मैं निपटाने की कोशिश करूं। बाकी अल्लाह मालिक है, अगर हालात ने साथ दिया तो इंशाल्लाह कम से कम मैथमेटिक्स का आपका पूरा करा दूंगा। लेकिन आगे भी मैं ये सिलसिला जारी रखूंगा, और इस एग्ज़ाम के बाद भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे 11th एंट्रेंस वगैरह वाले हैं, या जो 10th के ही बच्चे हैं मेरे वीडियो ये देख रहे थे, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भी डालता रहूंगा बाद में। तो उससे यह है कि उनका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल का आराम से तैयार हो जाएगा। जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए वो यूजफुल रहेगा। तो फिलहाल ये केमिस्ट्री का चैप्टर मैंने यहाँ पे ख़त्म किया, और अब कल से मैथमेटिक्स का डालना शुरू करूँगा। उसके एक एक चैप्टर करके सारे लूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो।